हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजूल। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेम क्वेश्चंस पैटर्न एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं खासकर आपको केमिस्ट्री का पोर्शन करवाऊंगा, बताऊंगा कि कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन हमें लिखने हैं, कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे क्या करना है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है, ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन केमिकल रिएक्शन ऑन विच टाइप। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं ये तो आपको पता होंगे। जैसे 4 रिएक्शंस हमें यहाँ दिख रहे हैं। कौन कौन? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। चारों में से कोई एक आंसर होगा, तो वो कैसे पता करेंगे आंसर होगा कौन सा? तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक सिंपल सा चीज लिखते हैं। कोई एक एलिमेंट है ए, कोई एलिमेंट है बी, कोई 2 एलिमेंट्स हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाता है ए बी। ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक सिंपल सा सटीक सा फॉर्मूला है, छोटा सा। डिकम्पोजिशन में भी अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या होता है। इसको ए मानते हैं हम लोग, इसको बी, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसको मानेंगे सी। अब देखिए यहाँ क्या होता है। ये Al2 जिसे हमें C माना था, O3 जिसे हमें B माना था, और जो Fe जिसे हमें A माना था, तो ये क्या हो गया? ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस बेसिक आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानने की जरूरत है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा कोई और इक्वेशन दे दे, जैसा मैंने आपको बताया, कोई और भी इक्वेशन दे दे, तो उसी हिसाब से ए बी करके आप कैटेगराइज करके उस इक्वेशन को आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें भी उसी हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, पैटर्न आपका यही रहने वाला है जैक बोर्ड क्लास 10th एग्जाम के लिए। पैटर्न चेंज नहीं होगा। यहां विनेगर है तो उसकी जगह हो सकता है मिल्क दे दे, ऑरेंज दे दे, कुछ भी दे दे, कोई भी ऐसा एलिमेंट दे दे और पूछ दे कि उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ये दूसरा नंबर है, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। आपको पता है कि कौन सा एसिड विनेगर के अंदर, खाने वाला विनेगर, जी बिल्कुल, जिसे हम हिंदी में सिरका भी कहते हैं, सिरका के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। 4 ऑप्शंस हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। 2 सेकंड का टाइम लीजिए और ध्यान से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप कुछ लोगों का आंसर बन भी गया होगा, कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। जिन्हें नहीं आता, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां ध्यान से देखते जाएं और लास्ट तक वीडियो देखें ताकि आपको नई पता चल सके नया नया चीज क्या है। जिन्हें कुछ ये चीज आता भी है तो वो भी कुछ नया कुछ और भी नया सीख सकते हैं। अब जैसे विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, तो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब बाकी का बचा 3 ऑप्शंस का क्या करना है? तो देखिए, लैक्टिक एसिड किस में फाउंड होता है? ये होता है आपका मिल्क में। टार्ट्रिक एसिड, जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो होता है टैमरिंड में, इसे हम लोग इमली भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में। खट्टे फल कौन कौन होते हैं? बहुत सारे होते हैं। लेमन, नींबू हो गए, ऑरेंज, इसके और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। ऐसे फ्रूट्स जो नेचर में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी लाल चींटी काटे तो जलन उस जगह क्यों होती है? आप कहते हैं ना, काला चींटी अच्छा होता है, लाल चींटी बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल चींटी के काटने से जलन होती है। जल इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस भी बनते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये सबको आता ही होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन,
ये अधिकतर बच्चों को आता होगा, जिन्हें नहीं भी आता वो बस इसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक, जो टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं, NaCl, HCl, NaOH, Hb। आंसर आपको पता ही होगा, NaCl। यहाँ Na बेस है, Cl एसिड है, तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट। तो इसका आंसर सॉल्ट होगा। ये ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं। अब कॉमन सॉल्ट की जगह ब्लीचिंग पाउडर दे दे, वॉशिंग सोडा दे दे, ऐसे कुछ दे दे और उनका फॉर्मूला आपसे पूछ ले, तो आप इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5 देन इट इज। आपको पीएच स्केल तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको पता है ये 7वां नंबर जो होता है ये होता है आपका न्यूट्रल। इसके आप जितने राइट साइड जाएं उतना एलिमेंट बेसिक होता चला जाएगा, जिसको एल्कलाइन भी कहते हैं। ये बेसिक होता चला जाएगा और 7 से हम जैसे ही एक के तरफ, पीछे के तरफ, लेफ्ट के तरफ बढ़ेंगे वो एसिडिक इन नेचर भी होता चला जाएगा। एसिडिक इन नेचर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे। अब पूछ दिया कोई एलिमेंट जिसका पीएच वैल्यू 11 है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, बेस कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा? अब यहां आराम से देख सकते हैं कि 7 से पहले सारा एसिडिक, 7 के बाद से सारा बेसिक। अब ये क्वेश्चन है कि इफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 5, अगर ये है 5 है तो क्या होगा? एसिड इन नेचर। 7 रहता न्यूट्रल इन नेचर, 12 रहता बेसिक इन नेचर। तो ये छोटा सा पीएच स्केल मैंने आपको बनाकर समझाया। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CaOCl2 इज कॉमनली नोन एज। मैंने आपको पहले क्या बताया? कॉमन सॉल्ट दे सकता है, उसका फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला दे सकता है, उसका नाम पूछेगा। तो यहां पर दिया हुआ है CaOCl2 इज कॉमनली नोन एज। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स ही डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा ना क्वेश्चंस मार्क्स आएंगे ना पूछे जाएंगे। अब ये जो CaOCl2 है, ये है क्या? ये ब्लीचिंग पाउडर है या फिर वॉशिंग सोडा है या फिर बेकिंग पाउडर है, या इनमें से कोई नहीं है? बड़ा आसान सा सवाल है और इसका आंसर भी मुझे लगता है आप सबको पता होगा, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी हिसाब से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा है, तो आपको बता सकता है आसानी से कि वॉशिंग सोडा का है। तो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपके एग्जाम पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्या कह सकते हैं, आसान क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। यहाँ पूछा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप बस पैटर्न फॉलो करते जाइए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अभी आपका अल्केन ही दे, अल्केन की जगह अल्कीन दे सकता है, अल्काइन दे सकता है। बस आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्या आ सकता है। अल्केन यहां दे दिया तो निश्चित रहिए कि अल्केन नहीं आएगा। बचा कौन? अल्कीन, अल्काइन। याद करके जाइए, एक पक्का आएगा। नहीं आया फिर नाम बदल दीजिएगा। जैसे मैं आपको तीनों बताऊंगा कि ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना। जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, ये तो चलिए इसका आंसर हो गया। अब इसके अलावा और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो मैंने आपको बताया अल्कीन। सबका फॉर्मूला देखते चलेंगे ताकि आपको बाद में और कोई प्रॉब्लम ना। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे CnH2n। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इन्हें बड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। CnH2n-2, ये 3 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो पक्का एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और वो भी 1 नंबर के। ये ज्यादा नंबर डिजर्व करते भी नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको लोग ध्यान से देखने की जरूरत है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। आपको पता है, मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूं। और अगर बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करते हैं? वो सॉल्ट। और सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7। मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया कि पीएच स्केल कैसे देखते हैं हम लोग।
क्या मैंने बताया था कि 7 नंबर रहता है वो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो न्यूट्रल है। इसका आंसर क्या होगा कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बार बार लगातार क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग रोज देखते हैं, जो केमिस्ट्री लैब में हम लोग देखते हैं कि कोई भी सोडियम केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। एक तो सोडियम हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। सोडियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अगर वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संपर्क में आएगा तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी। हो सकता है उसमें आग पकड़ ले। इसीलिए सोडियम को कभी भी खुले में ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खुले में नहीं छोड़ा जाता। उसे हमेशा केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो अपना असर ना दिखाए। केरोसिन तेल क्या करता है? इसके असर को खत्म सा कर देता है। इसीलिए जब जरूरत पड़ती है तब केरोसिन तेल से निकाला जाता है, वरना इसे अधिकतर समय हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का था। इससे ज्यादा आपका टाइम क्वेश्चन डिजर्व करता भी नहीं है। 2 मार्क्स का आया, सिर्फ जो मैंने बताया उसको अपने शब्दों में लिखें। देखें 2 में से 2 नंबर आपके निश्चित रहेंगे। ऐसे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, बस छोटे छोटे, जो कि आपको आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप किताब में से कभी भी किताब खोलेंगे, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या करना है हमें? बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स है। नाइट्रोजन के कितने एटम्स है यहाँ पे? 2। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक हम लोग अपने से लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने में हमें ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने एलिमेंट है? 2। यहाँ 1 है, तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है 3 जो पहले से है वो 2 से गुणा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हो गया 6 और नाइट्रोजन हो गया 2। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। चलिए, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमें 6 लाना है, तो किससे गुणा करेंगे? 3 से। अगर 3 से हाइड्रोजन को गुणा कर देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप कॉपी में अगर आप लिखें तो साफ साफ लिखें। आप N2 वैसा ही रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आयरन है, वाटर है, आयरन ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe3 है, तो उस हिसाब से हमें Fe को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ अगर हम 3 लगाएं तो Fe तो हमारा बैलेंस हो गया, Fe तो बैलेंस हो गया। अब बचा क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो गुना 4 से करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, आयरन 3। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोजन 4 से भी गुना हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। अब हमें किसी भी तरीके से इसे 8 लाना है। किस चीज से गुना करेंगे? आसान, सिर्फ 4 से। अगर 4 से गुना करते हैं तो ये भी 8 हो जाता है। हो गया हमारा बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस। बिल्कुल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिर्फ 4। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आयरन बैलेंस हो गया हमारा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो कितना बेसिक क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, पर सेम इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग बहुत आसान है, सबको आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो आप यहां से सीख लें। और ये श्योर शॉट
आंसर आपको, क्वेश्चन आपको आंसर दे देगा। पहले देख लेते हैं कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो समय भी उतना ही देंगे जितना 2 मार्क्स के लिए काफी। राइट नेम और सिंबल ऑफ अ मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में मौजूद रहता है। आई होप आपको सारा आंसर आता होगा इसका। बहुत आसान सा आंसर है, मर्क्यूरी। बिल्कुल, घर में, सबके घर में मर्क्यूरी होती है। थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी आपने सबने देखी होगी। वो रूम टेम्परेचर में हमेशा लिक्विड स्टेट में होती है, हमेशा तरल द्रव्य अवस्था में होती है। एक इकलौता ऐसा मेटल है जो सिर्फ पानी में रूम टेम्परेचर में पानी की द्रव्य अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर हो गया मर्क्यूरी। इसका सिंबल होता है Hg। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 लाइन लिखना था, आंसर सॉल्व। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम ऑफ सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसे चीज भी हो जाते हैं जो चीज होने नहीं चाहिए। जैसे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ग्राफाइट। बिल्कुल, इसका आंसर होगा ग्राफाइट। ग्राफाइट एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये पूरी तरह कार्बन से बना रहता है, तो इसका सिंबल भी हम सी ही लिखते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, और इसे मुझे लगता है कि सारे बच्चों को इसका आंसर मालूम भी होगा। तो इस पर ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मेंशन 1 एग्जांपल ऑफ ईच। ऑक्सीडेशन का भी एक एग्जांपल दें और रिडक्शन का भी एग्जांपल दें। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। आपको एक एग्जांपल देना। सबसे पहले बताइए ऑक्सीजन होता क्या, ऑक्सीडेशन होता क्या? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल सा छोटा सा एग्जांपल है, इस पे देखिए क्या होता है। यहां ऑक्सीजन यहां आकर हट गया। एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हमें 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, देखिए यहां का ऑक्सीजन यहां आके इसमें जुड़ गया, तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन, ये 2 एग्जांपल्स और इसके डेफिनेशन इतना लिख दे, 4 नंबर में से 4 नंबर निश्चित आपके आएंगे। बेफिजूल का लिखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर का एग्जाम दे तो रहे नहीं, मेडिकल का एग्जाम तो आप दे नहीं रहे, दे रहे हैं 10th बोर्ड। तो इस हिसाब से ये बहुत ही सटीक आंसर आपके लिए साबित होगा। इससे ज्यादा ना लिखने की जरूरत है, और ज्यादा लिखने से नंबर ज्यादा मिलते नहीं है। 4 नंबर के हैं तो 4 ही नंबर मिलेंगे, 5 या 6 आपको कोई देकर जाएगा नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 4 मार्क्स का है, पर इतना आसान है कि आप इसके अलावा और भी ऐसे फॉर्मूलाज हैं, बस उनको याद करने की जरूरत है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, केमिकल फॉर्मूला लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, कॉपर सल्फेट, सबको आता होगा। लेकिन सिर्फ 4 याद रखने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसके जैसे जैसे 40 और 40 आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको नंबर एग्जाम में लाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये 4 तो सिर्फ मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप यही क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म नहीं है। तो मेहनत करें और इस ऐसे फॉर्मूलाज और भी याद करें, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग रहे। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देता हूं, ताकि आपको इसको खोजने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अपना अधिक समय कुछ और फॉर्मूलाज को याद करने में लगाएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। 1 नंबर मिल गया आपको, कितना आसान था। सोडियम आपको सबको पता होगा, इसका सिंबल होता है Na। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड माने
एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, हाइड्रो एक। कितना आसान, और ये सिर्फ 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स आप आसानी से ला सकते थे। खैर इन चीजों को मैं मिटा देता हूं कि तो ये तरीका है याद करने के कि फॉर्मूला को कैसे याद किया जाए। मुझे मालूम है कि आपको वो फॉर्मूला तरीका याद होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल आपको पता होगा, Ca होता है, ऑक्साइड एक ऑक्सीजन यानी सिर्फ एक, CaO। ये बहुत ही बेसिक तरीका है एक फॉर्मूला को याद करने का। हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। HCl, HCl। कॉपर सल्फेट, कॉपर का आपको याद होगा CuSO4, सल्फेट SO4 होता है। तो बस हर एक एलिमेंट का आपको सिंबल याद होना चाहिए और आप इसका आंसर चुटकियों में बना सकते हैं। इसका आंसर होगा CuSO4। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको 4 मार्क्स के सील करवा दिए। ऐसे ही आपको और अधिक याद करने हैं, कम से कम 40। और ये याद कर लें कि ये 4 मार्क्स आपका फ्री का 4 मार्क्स है, इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये देखिए, इससे आसान क्वेश्चन इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता। राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। सबसे पहले आप अपने मन में कोई एग्जांपल ले मेटल का। मेटल का लोहा ले लेते, दूसरा नॉन मेटल का कोयला ले लेते। मैं आपको 5 क्या 50 पॉइंट बता सकता हूं उस चीज के ऊपर, लेकिन आपको लिखने कितने हैं 5। जितना मार्क्स उतना ही पॉइंट। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा दूसरे क्वेश्चन बनाने में। तो टाइम मैनेजमेंट करना भी एक कला होता है, आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो ये क्वेश्चन एक मैं बता देता हूं। एक आपने एग्जांपल लिया लोहा का और एक एग्जांपल लिया कोयला का। तो लोहा क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, और कोयला क्या होता है, बड़ा कमजोर होता है। ऐसे करके तोड़ेंगे आप तो कोयला टूट जाता है, पर लोहा को ऐसे करने से टूटता है, बिल्कुल नहीं टूटता है। तो मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, पहला एग्जांपल। दूसरा, आपने सुना होगा लोहे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बिजली पास होती है, पर कोयले से पास होती है, नहीं होती। तो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत ज्यादा। सबसे पहले मेटल्स को हम पीट पीट के दूसरा उसका शेप बना सकते हैं। और कोयला को अगर पीटेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक चूरा जैसा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो दे आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अब लोहे को आप पीटे मतलब कोई और लोहे से आप पीटे, साउंड क्रिएट होगा, साउंड निकलेगा। पर अगर कोयले को आप पीटे तो क्या साउंड निकलेगा, दूर तक फैलेगा, बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो मेटल्स आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, कई 50 सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जो आप अपने से बनाकर, अपने मन में एक एग्जांपल रख के, मेटल की जगह आप लोहा रख के, नॉन मेटल की जगह ग्राफाइट रख के, कार्बन रख के, कुछ भी रख के आप सोच सकते हैं। और ये 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको याद करने की आपको जरूरत है ही नहीं, बस दिमाग में एक एग्जांपल बनाना। बढ़ते हैं आगे कि तो इससे भी आसान क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना। गिने चुने स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होते हैं, उनमें से ये 5 आपको दे दिए। जब 5 दे दिए तो आप 5 के आप 50 भी याद कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं इथेनोइक एसिड। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का। इन 5 में से सबसे मुश्किल, सोचिए, ये सबसे मुश्किल, किसी तरीके से मुश्किल नहीं दिख रहा है, लेकिन इन 5 में से सबसे मुश्किल फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये है। तो सोचिए बाकी का कितना मुश्किल होगा, बिल्कुल बाकी का बहुत आसान। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्री में नंबर दे के जाएंगे, बस आपको थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत है। और देखिएगा, इथेनोइक एसिड आपने देख लिया, मीथेन, मीथेन देखते हैं हम लोग। मेथ यानी एक, एन यानी अल्केन। तोड़ के अगर हम लोग लिखे तो ये एक होता है और अल्केन,
फॉर्मूला क्या होगा? CH4। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? 1C 4 हाइड्रोजन। इसका खेल समाप्त। बिल्कुल 1 मार्क्स का। ये आधा मार्क्स भी डिजर्व नहीं करता है, पर ये 1 मार्क्स का दिया। तो सोच लीजिए आपको जैक बोर्ड 100% लाने के लिए कितना उत्सुक है। बस आपको पढ़ने की जरूरत है। प्रोपेन, प्रोप यानी 3, एन यानी अल्केन यानी C3। इसका मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आप अपने से आंसर इसका खोज लें। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अल्केन का होता है CnH2n+2। n की जगह 3 डाल लें क्योंकि प्रोप 3 को करस्पॉन्ड करता है, 3 को डिनोट करता है। तो C3H8, कितना आसान। तो यहां 3 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी। हाइड्रोजन की संख्या 8। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा आंसर, ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, ना ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत खुद की। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा पेंटेन। पेंट यानी 5 को करस्पॉन्ड करता है, एन यानी अल्केन को। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया अल्केन का, CnH2n+2। n की जगह 5 पुट करें तो C5H12। यहां पे मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 कार्बन, उस हिसाब से उसके 12 हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किनका? कितना आसान था। बिल्कुल, इस पे ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेंजीन पे। बेंजीन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां जितने भी मैंने ऐसा किया, सब में हाइड्रोजन लगता है। अब बेंजीन क्या होता है? C6H6 भी हम इसे कहते हैं, C6H6 भी इसे हम कहते हैं। अब बेंजीन बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में CBSE हो, जैक हो, ICSE हो, बहुत बार पूछा गया है। तो रट ले या समझ ले, ये आपकी प्रॉब्लम है, बस इसे याद ही कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब ये तो थे ऐसे क्वेश्चंस जो इस सैंपल प्रॉब्लम में दिए। अब ऐसे क्वेश्चन आप अपने खुद से ही बना सकते हैं। मीथेन की जगह इथेन लिख सकते हैं, पेंटेन की जगह हेप्टेन लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड की जगह मिथेनोइक एसिड लिख सकते हैं, और उसका खुद से फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था केमिस्ट्री पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। और अगर आप ये पढ़ के जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया 20 से 25% तक का फर्क आपको दिखेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक यू।